डियर स्टूडेंट, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए उससे पहले भी आपके स्कूल में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता है, प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, कई सारे एग्जाम होते हैं। मासिक परीक्षाएं तो होती ही होती हैं। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम आता है तैयारी के लिए वो होता है हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर आपके पूरे सिलेबस का 60% कोर्स आपसे पूछा जाता है। फिलहाल अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में आपकी है 2 बुक, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की। उत्तराखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड के जो हाफ ईयरली एग्जाम बेसिकली स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से भी क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है हर स्कूलों में, खासकर जो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं। तो वहां पर जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो 60% कोर्स का बनता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला होता है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है 80 नंबर का, तो हाफ ईयरली एग्जाम भी बनेगा 80 नंबर का, बस थोड़ा सिलेबस कम होता है, 60% सिलेबस होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर जो होता है उत्पादन और लागत तक आता है, उत्पादन और लागत, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूछा जाता है आय और रोजगार के निर्धारण तक। ये कुछ चैप्टर से क्वेश्चन मिलके आते हैं। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 28 क्वेश्चन होते हैं 80 नंबर के लिए। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटा। तो क्वेश्चन पेपर बनता कैसे है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है हाफ ईयरली एग्जाम का, और देखिए हाफ ईयरली एग्जाम ही आपका मेन पेपर का एक डिक्टो कॉपी होता है। तो आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से करनी है। तो चलिए उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आया हूं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एक छोटा सा सैंपल पेपर कि हाफ ईयरली एग्जाम में उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आखिर बनता कैसे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जो भी उत्तराखंड बोर्ड के है, जो भी उत्तराखंड बोर्ड की खासकर पहाड़ी एरियाज के स्टूडेंट जहां पर प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं हो पाती, उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा आज ही द इकोनॉमिक्स गुरु को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए 100% परफेक्ट कोर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के साथ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फ्री पीडीएफ का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2024-25 में जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होंगे 80 नंबर और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 28। जो 28 क्वेश्चंस होंगे वो बटे होंगे 2 पार्ट्स में, यानी कि एक होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का और दूसरा होगा पोर्शन समष्टि अर्थशास्त्र का। दोनों ही पोर्शन से अपनी बुक का 60% पूछा जाने वाला है। 14 क्वेश्चन होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के और 14 क्वेश्चन होंगे समष्टि अर्थशास्त्र के। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें होंगे 5 एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें होंगे 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज। वहीं पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है यहां पर वो होगा आपका एमसीक्यूज वाला। 5 एमसीक्यूज आते हैं, 5 और 5 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके बुक में, दोनों पोर्शन से सेम। और उसके बाद एक 1 मार्क के आपके हो जाएंगे 3 क्वेश्चन 3+3। उसके बाद होंगे 2 नंबर 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन, और लास्ट में होता है 5 नंबर वाले, यानी कि ये आएंगे आपके पास 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन। तो ये कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, इस पैटर्न के बेस पे भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिएगा। मैंने यहां पर बताया है कि हर एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, क्योंकि नंबर फिक्स होता है। एक नंबर में आपको एक लाइन या एक शब्द में आंसर देना होता है। एमसीक्यूज में तो टिक मार्क ही होता है, लेकिन एक नंबर में जाता है एक लाइन या एक शब्द में आंसर देना होता है। 2 नंबर वाले में 2 या 3 लाइन में आंसर देना होता है। 3 लाइन में 5 या 6 लाइन में आंसर देना होता है। और 5 नंबर वाले में थोड़ा सा लॉन्ग, लगभग 1 पेज के बराबर आंसर लिखना है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, बहुत ज्यादा लिखने के आपके नंबर बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले, उतना ही लिखना है जितना सही है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहला पार्ट 2 पार्ट में बटा होता है, एक होता है समष्टि और एक होता है व्यष्टि। खंड ऑफ व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं पिछले कुछ वर्षों में जो पूछा गया है, आपके लिए हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने रखे हुए हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता के संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को बोला जाता है क्या चीज? उपयोगिता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का क्या कारण है? संसाधनों की अधिकता, प्रति व्यक्ति आय, प्रौद्योगिकी प्रगति और संसाधनों की कमी। तो आपका राइट आंसर होगा संसाधनों की कमी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग जो है पहले क्वेश्चन का, चाय और कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये चाय और कॉफी दोनों को एक दूसरे की जगह प्रयोग किया जाता है, और जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ, निर्गत में परिवर्तन बटे आगत में परिवर्तन का मान क्या होता है? निर्गत में परिवर्तन बटे आगत में परिवर्तन को बोलते हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्गत में परिवर्तन और आगत में परिवर्तन, इन दोनों के बीच के जो मान होता है उसको बोलते हैं सीमांत उत्पादन। क्या बोला जाता है उसको? सीमांत उत्पादन इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गंगा, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ट्रिकी टाइप में है। निम्नांकित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला कथन ए है, दूसरा कथन आर है। तो ए कह रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और उसका है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई एक क्रेता भी वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक वैसा बाजार होता है जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते, और एक क्रेता या एक विक्रेता बाजार की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो पहला वाला ऑप्शन तो वो सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो हम कहेंगे कि यहां पर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे हम? थर्ड वाला। ठीक है, यहां पर हुई एमसीक्यूज वाला। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके मिलेंगे एक एक नंबर पे। क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पर अल्पकाल में फर्म जिस कारक में परिवर्तन कर सकती है उसे क्या कहते हैं? अल्पकाल में फर्म जिस कारक में परिवर्तित करते हैं उसको बोलते हैं परिवर्तनशील कारक या परिवर्तनशील साधन। तीसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक उपभोक्ता निम्न दृष्टि से देखता है, मतलब जिसकी क्वालिटी लो होती है। तो यहां पर अगर उपभोक्ता की आय वृद्धि होती है, जो लो क्वालिटी की वस्तु है ना उसकी मांग हमेशा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। छोटा सा आंसर देना है क्योंकि 1 नंबर का। बजट सेट से क्या आशा है? उपभोक्ता के बजट सेट से अभिप्राय उन सब समूहों से होता है जिसे प्रचलित बाजार मूल्य पर उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। मतलब आपकी इनकम और आपने आय पर वस्तु की मूल्य को देखेंगे, दोनों का जो कमीशन बनेगा, कमीशन का जो सेट बनता है उस सेट को हमको बोलते हैं बजट सेट। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर वाले। फिर होता है 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? स्पष्ट कीजिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए नियोजित की गई एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर समाज के समस्त संसाधनों पर केंद्र का अधिकार होता है और समस्त आर्थिक क्रियाएं जो है समाज के हित के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है आपको। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक संतुलन, एक वस्तु की कीमत निर्धारण आदि। आपको 2 नंबर में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन उतना करना है जितना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अल्पकाल और दीर्घकाल से क्या आशा है? अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल के समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ कारक केवल परिवर्तनशील होते हैं। मतलब एक ऐसा समय जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ को स्थिर रखा जाता है और कुछ को परिवर्तन किया जाता है, जबकि दीर्घकाल एक ऐसा समय अवधि होता है जहां उत्पादन के सभी कारकों को बदला जा सकता है, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल से क्या आशा है? घटते पैमाने का प्रतिफल उसको बोलते हैं। तो उत्पादन के जब सभी साधनों को एक समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उसकी तुलना में उत्पादन के पैमाने में कम अनुपात में वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है, ये 2 नंबर में हो गया। अब बात करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो थोड़े से बड़े लिखते हैं, 5 या 6 लाइन में, और डायग्राम वाले क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाना है। क्वेश्चन है अनधिमान वक्र के लक्षण का उल्लेख कीजिए। अनधिमान वक्र क्या होता है और उसके विशेषताओं को बताना। लक्षण मतलब विशेषताएं। अनधिमान देखिए एक ऐसा वक्र होता है, पहले समझिए, अनधिमान वक्र एक ऐसा वक्र होता है जहां पर 2 वस्तुओं के उत्पादन के ऐसे संयोग को दर्शाया जाता है जहां पर कोई भी संयोग जो है उत्पादक उपभोक्ता के लिए क्या होता है? एक समान संतुष्टि वाला होता है। ऐसे में उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ये गिरता हुआ होता है। देखिए इस तरह से उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ये मूल बिंदु है, उसकी उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, मतलब एक ही उपभोक्ता के 2 उदासीनता वक्र बनाया जाएगा
वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। उच्च उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है। ये कंप्लीट आंसर हो गया 3 नंबर। डायग्राम बनाएंगे, इतना लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए 3 नंबर में। दोनों में पहले अर्थ बता दीजिए। देखिए स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जबकि पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है एक ही उपयोगिता के लिए। एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। इसके बाद क्योंकि 3 नंबर का है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट आप दे दो किसका, उदाहरण। उदाहरण जरूर दीजिएगा जितना आवश्यकता हो, जितना जरूरी हो। उदाहरण स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे चाय तथा कॉफी। क्या हो गया, चाय तथा कॉफी। जैसे उदाहरण लेंगे चीनी तथा गुड़, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है। जबकि पूरक वस्तु को उदाहरण लेंगे, पूरक वस्तु का मतलब होता है जैसे चाय तथा चीनी। चाय बनाने के लिए चाय और चीनी का प्रयोग एक साथ किया जाता है। एक का उदाहरण दे दीजिए, जैसे जूता तथा मोजा। जब जूता पहनते हैं तो मोजा भी साथ में पहना जाता है, खाली मोजा पहन के नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरक वस्तु, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उत्पादन फलन की संकल्पना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए स्पष्ट गलत लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कोई टाइप किया होता है। 3 नंबर पे यहाँ पर भी है। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन संकल्पना को उदाहरण के साथ बताना है। एक दी गई तकनीक के अंतर्गत साधनों के विभिन्न संयोग एवं उनमें प्राप्त होने वाले उत्पादन के भौतिक संबंध को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वस्तु के उत्पादन के लिए कितने साधनों का प्रयोग हुआ और साधनों से कितने मात्रा का प्रयोग हुआ, उत्पादन हुआ, इसके बीच के संबंध को बताता है, उत्पादन फलन होता है। सैमुअल्सन ने इसको एक्सप्लेन किया, चाहो तो आप एक किसी का भी डेफिनेशन भी लिख दो, इनफ हो जाता है। ठीक है, उत्पादन फलन उस तकनीकी संबंध को कहते हैं जो कि यह बताता है कि इनपुट के समूह विशेष द्वारा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद आता है इसी में कभी कभी क्वेश्चन नंबर 3 में 1-2 ऑप्शन भी होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, एक थ्योरेटिकल हो गया और एक न्यूमेरिकल टाइम में वो टेबल फिल करना। नीचे दी गई तालिका में हमारे पास दे रखा है निर्गत इकाइयां, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत, ये दोनों दे रखा है। और हमसे कहा गया है कुल लागत की गणना कीजिए और औसत स्थिर लागत की गणना कीजिए। अब देखिए TFC दे रखा है, TBC गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, TC निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए क्या किया था ना, कुल स्थिर लागत से कुल लागत, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि कुल लागत यानी कि यहाँ पर TC बराबर होता है TFC प्लस TBC, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 0 प्लस करेंगे 20 आएगा, 20 और 10 प्लस कर देंगे 30 आएगा, 20 और 18 प्लस कर देंगे 38 हो गया, 20 24 प्लस कर देंगे 24 हो गया। इस प्रकार से दोनों को ऐड करके हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब AFC भी पूछा गया है। यहाँ पर AFC का फॉर्मूला होता है AFC इक्वल टू होता है TFC डिवाइडेड बाई Q। ये हो गया TFC और ये हो गया 0 से 0 डिवाइड करेंगे कुछ नहीं आता है, बस 20 को डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे आता चला जाएगा। इस फॉर्मूला यूज करेंगे फिल हो जाए। ये टेबल फिल करना इजी होता है। आपको लगता है कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको भेज दूंगा अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मांग वक्र में शिफ्ट को रेखा चित्र सहित समझाइए। मांग वक्र में शिफ्ट मतलब मांग वक्र में जब परिवर्तन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 क्वेश्चन नंबर होता है, 12 13 14 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मांग वक्र में खिसकाव का मतलब होता है, शिफ्ट मतलब खिसकाव, जो अपनी जगह छोड़ के, कि मांग वक्र का अपनी आरंभिक स्थिति से बाईं या दाईं ओर खिसक जाना। यह तब होता है जब वस्तु की कीमत को अलावा दूसरे कारकों में परिवर्तन होता है, जैसे आय में वृद्धि या कमी हो जाना, स्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि या कमी हो जाना, ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्याओं में कमी या वृद्धि हो जाना। इस प्रकार से जब मांग परिवर्तन होता है, 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। इसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। पहला होता है मांग में वृद्धि, जब वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है और अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण, सकारात्मक परिवर्तन होने के कारण जब उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि हो जाती है तो उसको बोलते हैं मांग में वृद्धि। जैसे पहले मांग यहां था, कीमत अपनी जगह पर है, कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ, यानी कि यहां पर हो गया, डिमांड वक्त अपनी जगह छोड़ के आगे और चला गया, इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि होना। यह तब होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, फैशन में, नए फैशन में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाए, तब होता है। लेकिन दूसरी स्थिति होती है मांग में कमी। मांग में कमी तब होता है जब मांग पहले यहां था,
वस्तु की कीमत अपनी जगह पर, लेकिन किसी कारण से वस्तु की मांग अपनी जगह छोड़ के नीचे की ओर आ गया यहां पर, ठीक है। तो इस स्थिति को ये तब होता है जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी हो जाए, या दूसरा कारण हो जाता है। कई सारे कारण होते हैं जिससे वस्तु की मांग में कमी। अब इसको एक्सप्लेन करना इस तरह से जैसे कि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी 5th नंबर का है, लॉन्ग में है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार से व्यय करे कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि किसी वस्तु पर जो वो व्यय करेगा उससे मिलने वाली संतुष्टि। आप भी जाएंगे मार्केट में, आप चाहेंगे हमें कम दाम पे अच्छी सामान मिले, पर हर एक उपभोक्ता चाहता है कि मैं जितना खर्च कर रहा हूं उसके बदले में मुझे जो रिटर्न मिले वो ज्यादा हो। तो इस प्रकार से अन्य शब्दों में कह सकते हैं, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जो अपनी आय से प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब किसी भी वस्तु पर जितने भी उपभोक्ता प्राप्त कर रहा है और उस वस्तु पर उसने जो मुद्रा चुका है उसकी सीमांत उपयोगिता, जब दोनों ही मतलब वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु पर व्यय किए गए मूल्य यानी कि जो पैसा खर्च करे उसकी सीमांत उपयोगिता, मूल्य की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, जब दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में एक उपभोक्ता क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। मतलब साफ है कि अगर आपने किसी वस्तु पर 10 रुपए खर्च किया है और 10 रुपए के बदले में अगर आपको संतुष्टि का स्तर मिला है वो भी 10 यूनिट का मिला, 10 यूटिल का मिला है, इसका मतलब होता है यहाँ पर व्यय की गई राशि और आपके द्वारा प्राप्त की उपयोगिता दोनों ही एक समान हो गया है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलित हुआ है। बाकी लिखना आपके सामने कैसे, आंसर आप दिया हुआ है, फिर भी लगता है डाउट है तो जरूर बताइएगा। एग्जाम्पल के साथ जरूर बताइएगा। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु उपयोगिता से घटती चली जाती है, वस्तु पर व्यय किए गए पैसे की उपयोगिता, एक ऐसा स्तर जहां पर दोनों ही आपस में बराबर हो रहा है, यहां पर एक उपभोक्ता क्या होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक क्या है? ये कारक क्या है? उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले, मांग की कीमत लोच क्या होता है? मांग की कीमत लोच ये बताता है कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। अब इस चीज को कौन प्रभावित करता है? इसके कुछ कारक है। नंबर 1, वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति वस्तु की लोच को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे वस्तु अगर अनिवार्य वस्तु है, जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, नमक हो गया, ठीक है, आटा दाल हो गया, तो अनिवार्य वस्तु है, कीमत बढ़े या घटे, पेट भरने के लिए तो चाहिए, तो ऐसी वस्तु की लोच बेलोचदार होती है। कुछ आरामदायक वस्तु होती है जिनकी मांग लोचदार होती है, और कुछ बहुत ज्यादा विलासिता वस्तु उनकी बहुत ज्यादा बेलोचदार होती है। कीमत परिवर्तन होने से बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुएं। जिस वस्तु के स्थापन बहुत ही निकट होता है उस वस्तु की लोच हमेशा अधिक होती है, और जिनका स्थानापन मौजूद होता नहीं है वो प्रायः बेलोचदार होता है। वस्तु के अलग अलग प्रयोग होना। जिस वस्तु का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है उसकी लोच भी ज्यादा होती है, और जिन वस्तुओं का प्रयोग कम होता है उन वस्तुओं की लोच भी कम होती है। जैसे कोयला है, दूध है, इन सब का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तो इसकी मांग क्या होती है? बहुत ज्यादा लोचदार होती है, ठीक है। जबकि बहुत सारी वस्तु रहती है जिनका प्रयोग किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, उनकी मांग बेरोजगार होगी। वस्तु के उपभोग का स्तर। जिन वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए हम रोक कर रख सकते हैं कि आज कीमत बढ़ गई, चलो छोड़ो कल प्रयोग करेंगे, तो बहुत अधिक लोचदार होंगी। और जिन वस्तुओं को आप स्थगित नहीं कर सकते, नहीं आज यूज करना ही पड़ेगा, तो वो बेलोचदार होगी, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त मांग। जिन वस्तुओं की मांग कई सारे प्रयोग के लिए एक साथ किया जाता है, मतलब जिन वस्तु को बहुत सारी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक ही काम के लिए होता है, जैसे कलम और स्याही, ठीक है, इन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। और जिन वस्तुओं का प्रयोग एक ही चीज के लिए होता है, एक साथ होता है, उनका बेलोचदार। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अलग अलग पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है। अब बात करते हैं खंडवार समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है। 5 MCQs आएंगे। 1 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे, और 5 नंबर वाले भी 3 क्वेश्चन होंगे। आपको ध्यान रखिएगा। तो एमसीक्यूज के अंदर यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन में छाट के लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है आधुनिक अर्थशास्त्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो अर्थशास्त्र है
वो कौन है? वो है आपका प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, वो तो अर्थशास्त्र के जनक है, सॉरी। तो यहां पर आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कहा जाता है प्रोफेसर रॉबिन्सन को। ठीक है, उत्पाद क्षमता की वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे क्या? उत्पाद क्षमता में वृद्धि लाना है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खर्च करेंगे उसको कहते हैं अब निवेश व्यय। क्या कहा जाता है? निवेश व्यय। मुद्रा की क्रय शक्ति में जो ह्रास होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, उसको बोलते हैं वस्तु की कीमतों में कमी होना। अगर आप वस्तु की क्रय शक्ति में कमी हो रही, इसका मतलब वस्तु की कीमत कम हो रही, आप उसी कीमत पर ज्यादा वस्तु खरीद सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर है गौर, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का क्या मान होता है? अब एपीसी की बात करते हैं, एपीसी का मान होता है C/Y। ये राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश कहते हैं, बिल्कुल स्टॉक में निवेश करना कहते हैं। माल सूची में परिवर्तन नियोजित अथवा अनियोजित हो सकता है। माल सूची में नियोजित भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। इसका मतलब होता है ए सही है, दोनों कथन गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब होता है 1 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। जिन वस्तुओं को पुनः उत्पादन प्रक्रम में किसी भी चरण में नहीं गुजरना पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो उत्पादन प्रक्रिया के बाहर चला गया दोबारा नहीं आता, उनको बोलते हैं हम अंतिम वस्तु। 1 नंबर का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अधिकतम मान क्या हो सकता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 1। द राइट आंसर इज 1। भारत में वस्तु और सेवा कर कब से लागू किया? तो आपका राइट आंसर होगा भारत में वस्तु और सेवा कर लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे ऐसे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसकी क्या कमियां हैं? वस्तुओं तथा वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष अदला बदली की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बहुत सारी कमियां हैं इसमें, कोई भी 2 कमियां आप लिख दीजिए। यहाँ पर 2 नंबर का है। सबसे पहली कमी जो होती है दोहरे संयोग का अभाव होता है, और नेक्स्ट होता है वस्तु विभाजन की कठिनाइयां होती हैं, या फिर स्थगित भुगतान का अभाव होता है, मूल हस्तांतरण का अभाव होता है। जो मर्जी है वो लिख दो, कोई भी 2 ही तो लिखना है। विनियोग गुणक से आप क्या समझते हैं? प्रोफेसर कीन्स ने एक विनियोग गुणक का पद दिया जिसको बोलते हैं के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार, कीन्स ने दिया था एक रोजगार थ्योरी, रोजगार का सिद्धांत। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि करना है तो आय में वृद्धि करने के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। तो जितना आप निवेश करते हैं तो आय में निवेश की तुलना में कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है, जिसको बोलते उतने गुना जितने, मान लो आपने 100 रुपए लगाया, 100 रुपए से आपके 500 रुपए की इनकम जनरेट हुई, 100 रुपए 500 रुपए होंगे, कितने गुना हो गया? 5 गुना ज्यादा। इस 5 गुना को हम क्या बोलेंगे? गुणक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन से बचत में होने वाले परिवर्तन के बीच का संबंध क्या होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है। फार्मूला होता है MPC = डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। मान लीजिए आपकी इनकम पहले 1000 रुपए और आप बचाते थे कितने रुपए? 300 रुपए। अब इनकी इनकम बढ़ गई होगी 2000 रुपए, और अब आप बचा रहे हैं कितने? अब आप बचा रहे हैं 700 रुपए। मतलब क्या हुआ? इनकम बढ़ गई 1000 रुपए से और आपकी सेविंग बढ़ गई कितने रुपए से? 400 रुपए से। तो 400 रुपए की सेविंग और 1000 रुपए की इनकम, इसका मतलब होता है आपका MPC कितना हो गया? 0.4। ठीक है, मतलब आय में परिवर्तन होता है तो बचत में भी परिवर्तन होगा, उन दोनों के बीच के अनुपात को ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, निवेश को परिभाषित कीजिए। निवेश क्या है? एक वस्तु, संपत्ति, उत्पाद या कोई अन्य संपत्ति है जिसे भविष्य में आय उत्पादन करने के लिए खरीदा या उपभोग किया जाता है। मतलब पूंजीगत वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश कहते हैं। आपने एक दुकान खोली, दुकान खोलने पर व्यय किया, निवेश है। आपने स्टॉक परचेज किया, निवेश है। आपने आने जाने के लिए गाड़ी परचेज किया, निवेश है। मतलब पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि करने के लिए आप जो भी संपत्ति, स्टॉक, व्यवसाय आदि पर पैसा खर्च करते हैं जिससे भविष्य में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, उसे हम निवेश की संख्या कहते हैं, उसे निवेश कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर रखा है। स्टॉक वह चर होता है जिसको एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, जबकि
प्रवाह वह चर होता है जिसको समय अवधि के दौरान मापा जाता है। स्टॉक एक स्थगित धारणा होती है, जबकि प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा होती है। स्टॉक के लिए कोई भी समय परिमाप नहीं होता, क्योंकि किसी भी समय बिंदु पर मापा जा सकता है, जबकि प्रवाह के लिए समय परिमाप का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति सेकंड आदि। ठीक है, अब दोनों का एग्जाम्पल दे दो। स्टॉक के उदाहरण है जैसे मुद्रा की परिमाप, धन, गोदाम में रखा हुआ गेहूं, टंकी में रखा हुआ पानी। प्रवाह के दे दो, जैसे प्रवाह में आपकी आय हो गया, आपका निवेश हो गया, आपका व्यय हो गया, नदी का पानी हो गया, टोटी से चलता हुआ पानी हो गया। इस सब जो आपका क्या है, प्रवाह की विषय। क्वेश्चन नंबर 24, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में है, और व्यावसायिक बैंकों के कार्य 3 नंबर बताइए। 3 प्रमुख कार्यों को बता दीजिए। व्यावसायिक बैंकों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। लोगों से जमाओं को स्वीकार करना, लोगों को उनकी आवश्यकता पर उन्हें ऋण प्रदान करना, और अर्थव्यवस्था के लिए साख का निर्माण करना। और इन तीनों ही कार्य को आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको 3 नंबर पक्का मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। 3 नंबर में मूल्य वर्धित विधि का आपका मूल्य वर्धित विधि यानी कि पहला विधि, इसको उत्पाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड। तो उत्पाद मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका मूल्य का योग करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसकी कुछ स्टेप होता है। सबसे पहले स्टेप होता है कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की जाती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। अब दूसरे स्टेप में इन तीनों ही क्षेत्रों के द्वारा उत्पादन किए गए मूल्यों को जोड़ा जाता है, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन, उसमें से घटा दिया जाता है मध्यवर्ती मूल्य। और इसको प्राप्त करने के बाद हम निकालते हैं क्या चीज, एनडीपीएफसी। कुल मूल्य वृद्धि में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, उसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तब जाके हमें एनडीपीएफसी आता है। लास्ट स्टेप में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो भी हमने घरेलू आय की प्राप्ति किया उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधारण आय को जोड़ देते हैं। तो आपको सारे स्टेप लिखने होंगे, ठीक है ना। 3 नंबर चाहो तो आप एक्सप्लेनेशन ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टेप जरूर दे देंगे, तब जाके आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। पूर्ण रोजगार की अवधारणा को, पूर्ण रोजगार क्या होता है। देखिए, पूर्ण रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जितने भी लोग सक्षम और योग्य लोग जो कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, उन सबको काम मिलता है। जैसे 10 लोग काम करने के लिए खड़े हैं और 10 को काम मिल जा रहा है, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति तब प्राप्त होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब है, यदि पूर्ण रोजगार का ऐसी स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था भूमि, श्रम, पूंजी आदि में सभी संस्थागत पूरी तरह से नियोजित है, लेकिन पूर्ण रोजगार के अर्थ को सरल बनाने के लिए श्रम बाजार तक ही सीमित कर दिया जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाता है। जैसे वस्तु की एग्रीगेट डिमांड इस प्रकार से होता है और एग्रीगेट सप्लाई ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। जिस बिंदु पर दोनों बराबर होता है उसी बिंदु पर ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। क्या बोलते हैं? पूर्ण रोजगार। क्यों? क्योंकि 300 रुपए पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर होता है। तो जिस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होता है ना, अर्थव्यवस्था के उसी स्तर को पूर्ण रोजगार का स्तर कहते हैं। थोड़ा सा अपने स्तर पर इसको बढ़ा के लिखिए, जैसे कि आपको बताया गया है, पढ़ाया भी गया है। डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजकोषीय घाटे की माप को कैसे की जाती है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व और पूंजीगत दोनों प्रकार तथा व्यय और राजस्व की उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से। मतलब राजकोषीय घाटा ये बताता है देश का कुल घाटा कितना है, जिसकी प्राप्ति होती है सरकार को कुल कितना व्यय करना है और सरकार को कितनी प्राप्ति हो रही है, लेकिन उन प्राप्तियों में उधार को हटा दिया जाता है। तो उधार छोड़कर कुल व्ययों में से कुल प्राप्तियों का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। तो किसी भी देश में राजकोषीय घाटे की प्राप्ति करने के लिए देखिए, कुल व्यय है जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया जाता है। उसमें से उधार को छोड़कर सभी प्रकार की प्राप्तियों जिसमें राजस्व और पूंजीगत सब शामिल होता है को इंक्लूड कर दिया जाता है।
ठीक है। राजकोषीय घाटा सरकार के द्वारा आवश्यक उधारों का अनुमान होता है। किसी भी देश में जो राजकोषीय घाटा होता है उस देश में उधार की रकम को बताता है कि देश में वास्तव में कितने उधार की आवश्यकता है, और ये देश की वास्तविक ऋण क्षमता को बताता है, वास्तविक लायबिलिटी को बताता है। बाकी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए 5 नंबर के हिसाब से। और लास्ट कंप्लीट हो गया, ये अपना पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो इस तरह से आप अगर तैयार करते हैं, इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम, और हाफ ईयरली एग्जाम जितना अच्छा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, अरे मुझे तो समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो आपके साथ मैं हमेशा हूँ। द इकोनॉमिक्स गुरु को याद रखिए, फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज ही इस नंबर पर 7830010683 पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जुड़ जाइए। लगातार एग्जाम तक जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी तामझाम के लगातार मिलता रहेगा। लेकिन शर्त यही है, आपको मेरे साथ बने रहना होगा। आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय।